नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही करीब करीब दिन के हाईस पर नजर आएंगे। खासतौर पर बैंक निफ्टी में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है और शुरुआती बिकवाली को बाजार ने पचा लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छी शुरुआत के बाद दोनों ही इंडेक्स एक बार के लिए नीचे गए थे, लेकिन वहां से रिकवर हो चुके हैं। तेजी कहां कहां आ रही है देखिए, रियल एस्टेट में जबरदस्त खरीदारी है। आज का स्टार सेक्टर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, मीडिया, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ये कुछ खास सेक्टर्स हैं जहां पर जबरदस्त खरीदारी है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज का मार्केट बिल्कुल ब्रॉड बेस्ड है। अक्रॉस सेक्टर्स, ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। 1, 2, 3 स्टॉक्स की वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन। और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, निफ्टी में पुट राइटिंग का जोर है 9200 और इसके नीचे के स्तरों पर। इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा राइटिंग लेकिन जो आज हुई है वो 9200 पे नहीं, 9100 पे भी नहीं, बल्कि 9000 के लेवल पर थोड़ा नीचे जाकर हालांकि होती हुई नजर आ रही है। ओके, और इस बीच जैसा आप कह रहे हैं कि चौतरफा खरीदारी है, वो साफ दिख भी रहा है। सबसे कम अगर कहीं बढ़त दिख रही तो वो है सेंसेक्स में, महज 50 अंकों की। निफ्टी उससे कहीं ज्यादा 1/4% मजबूत है। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत है। बैंक निफ्टी भी लगभग 0.5% मजबूत है। तो बढ़ने वाले शेयरों की तादाद है 1270, कमजोर शेयर है 450। इससे अंदाजा लगेगा कि चौतरफा खरीदारी आज होती दिख रही है इस बाजार में। तो आज हमारी नजर कहां होगी इस कार्यक्रम में? शंकरा बिल्डिंग की शानदार लिस्टिंग के बाद जानेंगे एक्सपर्ट से कि क्या करें, अब मुनाफा वसूल करें या रुकें। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में दरें घटने की कितनी संभावना, एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सूर्यकांत घोष से जानेंगे कि क्या कुछ देखना चाहिए आपको इस पॉलिसी में, जो मोटे तौर पे शायद पॉज वाली पॉलिसी हो, नॉन इवेंट टाइप की नजर आएगी। मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन हमारे साथ जुड़ेंगे अपने ट्रेडिंग आइडियाज और निवेश की सलाह के साथ ही रोज की तरह अभी क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट आपको बताएंगे। 3 बजे निफ्टी कॉल लेकर आएंगे और 3:15 बजे बीटीएसटी या एसटीबीटी। ओके, लेकिन देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं। बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने रखते हैं और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कहां पर एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए इस वक्त निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों के नाम, और वो हैं इस वक्त मारुति, अदानी पोर्ट, भारत फाइनेंशियल। ये तमाम शेयर है जहां पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक्स जो मजबूत नजर आ रहे हैं वो कमजोर नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी, कोल इंडिया और इन्फोसिस, एक्सेल टेक जैसे शेयरों में आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। ये स्टॉक्स हैं थोड़ा सा कमजोरी की तरफ। आप छोटे शेयरों पर भी नजर डाल लीजिए, वहां पर किस तरह का एक्शन है। टाइटन मजबूत है, आज बड़ी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं एफआईएस की तरफ से, बड़े अपग्रेड्स, और उसका फायदा टाइटन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाइटन के अलावा मैग्मा, फिनकॉप, शोभा डेवलपर्स पर भी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, उसका फायदा मिल रहा है। वी मार्ट रिटेल और एबी मनी आज 20% के ऊपरी सर्किट पर। आज की नई लिस्टिंग दमदार रही है। 460 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 440 शंकरा बिल्डिंग बेहतरीन प्रदर्शन करता हूं। माय गॉड, 627-28 अब 600 के पार निकलकर टिक गया है, तो अच्छी दमदार तेजी होती देख रही। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु पेट्रो आज का स्टार परफॉर्मर हमारे स्टॉक 2020 की टीम में भी शामिल था। मद्रास फर्टिलाइजर, मुथूट कैपिटल, एमबीएल इंफ्रा और आरबीएल बैंक जैसे मिड कैप शेयर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं, जिसमें मुथूट और आरबीएल बैंक ये अच्छे एनबीएफसी स्पेस से शेयर हैं। वॉल्यूम्स के साथ गिरने वाले शेयरों में बजाज इलेक्ट्रिकल्स, डेल्टा कॉप जो पिछले दिनों में कुछ भागे थे, आज मुनाफा वसूली हावी होती दिख रही। वैसे ही हाल है फ्यूचर इंटरप्राइजेज और जीएनएफसी का। लेकिन एनबीएफसी मजबूत है। मैग्मा, फिनकॉप, मुथूट, एडलवाइज, मुथूट कैपिटल, मुथूट फाइनेंस दोनों ही मजबूत है। ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए प्रदीप। बिल्कुल, और आइए चार्ट्स पे नजर डालते हैं इस वक्त। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। खास तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो दिन के हाईज पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, आप एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप पिछले 4-5 दिनों का मूवमेंट देखें तो हमने ये जो नया एक रिकॉर्ड बनाया था करीब 4 सेशन पहले, वहां से हम नीचे आए और उसके बाद जो हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा, सोमवार के दिन सुबह ही हमने एक बॉटम बनाया और उसके बाद अभी एक तरफा तेजी फिर से निफ्टी बैंक में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट एक बार फिर अब निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अगले पड़ाव के कुछ करीब पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक इस समय एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में जा रहा है और हमने पहले भी आपको ये अंदाजा दिया था। ऊपरी स्तरों पर यहां पर जो अगला टारगेट हमारा इमीडिएटली बन रहा है इस फिलहाल रेंज में, वो है 21,750 के आसपास। जाहिर है कि बाजार इस समय काफी तेजी के मूड में है, लेकिन अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बना रखी है तो जब
अहम पड़ाव आते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के, तो वहां पर आप अपनी थोड़ी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लेवल आपके लिए काफी अहम होगा 21,750 का, और निफ्टी पे हमारा ख्याल है कि ये लेवल कॉरस्पॉन्ड करता है 9,290 से 9,310 के बीच कहीं, यानी 9,300 के आसपास प्लस माइनस 10 पॉइंट्स लेकर चल सकते हैं। तो ये एक इमीडिएट टारगेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, खासतौर पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आप सोच रहे हैं कि अगला मूव आपको कब लेना है, तो इस लेवल के आसपास आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हमारा फेयर एंड ग्रिड मीटर आज क्या कह रहा है, देखिए काफी बुलिश मूड है, क्योंकि जैसे हमने पहले आपको बताया बहुत ही तगड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। तो 64 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग लेवल, और ये पिछले सेशन के क्लोजिंग लेवल के आसपास का ही स्तर है, क्योंकि आज भी ब्रॉड मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। फियर एंड ग्रिड मीटर बताता हुआ, साफ तौर पर संकेत देता हुआ, इस बीच बाजार मजबूत होकर दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 9,266 का हाई, और वहीं पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फिर से सुबह जाम खुले थे, वहां पर फिर से पहुंचते हुए दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है सुमित बगड़िया, और वक्त है उनसे लॉन्ग या शॉर्ट के बारे में जानने का। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लेना चाहता हूं सुमित आपसे, और जहां पर पोजीशंस अच्छी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में, वो है पीवीआर। 7% मजबूत है। अब ओपन इंटरेस्ट इसलिए भी ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है कि ये जो 15 शेयर नए शामिल हुए हैं इस बार वायदा कारोबार, उनमें से एक है। चार्ट्स भी आप देखते हैं तो 1544-45 के आसपास क्या राय बनती है, क्या कुछ खरीदारी करें या देर हो चुकी है? देखिए, थोड़ी सी तो देर जरूर हुई है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया अनिल जी। ये स्टॉक ने अगर हम देखेंगे तो 1430 से 1530 ऑलमोस्ट 100 रुपए की रैली दिखा दी है, बट स्टॉक का स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके बनेंगे 1600 से 1650 इमीडिएटली, यानी 8 से 10% की तेजी तो अभी भी बन सकती है पीवीआर के अंदर। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जब तक ये दोबारा से 1490 के नीचे नहीं जाता तब तक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन होल्ड करें। प्रेजेंट लेवल से कोई 10-20 रुपए की गिरावट आती है तो 1490 के स्टॉप लॉस से बाय करें, ऊपर में टारगेट 1650 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, अगला स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं काफी पोजीशन बनती हुई, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, जहां हमने आज ओवरऑल और रिलेटिव टर्म्स में भी करीब 12% के आसपास का बिल्डअप आते हुए देखा है। रियल एस्टेट सेक्टर काफी मजबूत नजर आ रहा है ऐसे तो। सुमित, क्या एक लॉन्ग की राय होगी? आईबुल रियल के अंदर लॉन्ग की राय होगी, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट मूव दे दिया है, और अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन देखूं तो उसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है। ये स्टॉक इमीडिएटली 91.2030 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 88 का बेस्ट स्टॉप लॉस बैठ रहा है इसके अंदर, एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जो भी प्रेजेंट लेवल्स पे लेते हैं उनके लिए भी। स्टॉक इमीडिएटली 98 से 100 3 डिजिट टेस्ट करने के लिए जाएगा, और अगर 100 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा। बट फिलहाल 98 से 100 के टारगेट के लिए इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए, 88 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टाइटन और पीसी ज्वेलर्स दोनों ही मजबूत है। टाइटन है 7% ऊपर, पीसी ज्वेलर्स 4% मजबूत, और दोनों में ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़कर आया है। दोनों में कोई मौका बचा है खरीदारी करने का, या छोड़ दें? दोनों में देखिए तेजी तो अच्छी बनी है, मेरे ख्याल से अभी भी चांस लिया जा सकता है, क्योंकि टाइटन का इमीडिएटली 500 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, वो ब्रेक करने के बाद हमें और भी तेजी देखने को मिलेगी, और स्टॉक ऊपर में 510 तक के लेवल्स दिखा सकता है। दूसरी तरफ पीसी ज्वेलर्स के अंदर भी एक हमको आज तेजी का मूव देखने को मिला है, और उसमें ऐसा लगता है कि इसमें अभी जैसे ही ऊपर में 445 का लेवल ब्रेक करेगा तो स्टॉक हमको ऊपर में 460 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। आई थिंक दोनों में से अगर एक सिलेक्ट करना हो तो पीसी ज्वेलर्स को भी बाय करके ट्रेड करना चाहिए, 421 का स्टॉप लॉस और 460 का टारगेट। स्टील अथॉरिटी सेल पे लॉन्ग की कॉल देते हैं आप, करीब 6% के आसपास का बिल्डअप दिख रहा है और 3.5% की तेजी है। एब्सोल्युटली प्रदीप जी, मेटल्स के अंदर हम मोस्टली स्टॉक्स के अंदर बाई का ही व्यू लेके चल रहे हैं, और जहां तक सेल का सवाल है स्टील अथॉरिटी का, ये स्टॉक पिछले 15 से 20 दिनों का जो कंसोलिडेशन बैंड था उसको आज ब्रेक किया है। इसकी जो रेंज चल रही थी वो चल रही थी 58-59 नीचे में, और ऊपर में 65 का लेवल्स। अभी ये 65 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ये आज क्लोजिंग दे देता है 65 के ऊपर तो इमीडिएट टारगेट इसके बनेंगे 70 रुपए, और उसके बाद इसके अंदर हमको एक बड़ी तेजी और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 80 से 85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट 70 का टारगेट, उसके बाद 80 लेवल्स तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना है इसके अंदर 63 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, यूपीएल बताइए, क्या शॉर्ट करना हो तो ये स्टॉक ठीक है, क्योंकि 1.25% कमजोर है आज के सेशन में, और 14% आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में बढ़त भी हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल अनिल जी, इसके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है और ओआई भी इंक्रीज हो रहा है। 726.25 के नीचे अगर ये आज क्लोजिंग दे देता है
तो फिर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यूपीएल के अंदर हमको एक करेक्शन देखने को मिल सकती है 3 से 4% की, जिसके अंदर स्टॉक 700 और शायद 690 के लेवल्स दिखा सकता है। आज की क्लोजिंग 725 के नीचे रिक्वायर्ड है, स्टॉप लॉस 740 और टारगेट 690। 725 के नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद इसके अंदर सेलिंग का कन्विक्शन होगा 690 के टारगेट्स के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे एक बार नजर डालिए, काफी तगड़ा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और मूवमेंट भी अच्छा है। पिछला सेशन और आज का 2 दिन अगर आप मिला के देखें, काफी मजबूती है। यस, बिल्कुल मजबूती भी है और ये स्टॉक में पिछले 2 महीने के जो हाइज लगे थे वो आज ये ब्रेक कर रहा है। 66, 6650 के आसपास के इसके हाइज लगे थे, 2 बार इसने ये हाइज बनाए थे और उसके बाद स्टॉक ने वीकनेस दिखाई और नीचे में 60 रुपए का सपोर्ट लिया हुआ है। आई थिंक ये पूरा चैनल का ब्रेकआउट आज हमको देखने को मिल रहा है। 60 रुपए सपोर्ट था इसके अंदर, वो वहां से इसने 2 बार यूटर्न भी लिया हुआ है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक अभी 70 रुपए पे रुकेगा, 200 डीएमए है। अगर इसने 70 रुपए का लेवल ब्रेक किया तो हमको ऊपर के अंदर 77, 78 तक के लेवल्स दिखा सकता है इस बार। आई थिंक ये 70 का लेवल ब्रेक करेगा। प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाइंग बन रहा है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस भी होल्ड करनी चाहिए, 64 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके सुमित, ये बताइए यस बैंक का क्या ड्रीम रन चल रहा है इस स्टॉक के लिए, और अब फिर से एक नया हाई बन गया है, 1570 के पार निकला है, खरीदा जाए इस लेवल पर भी? 750, 1700 ये टारगेट हम एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी ऐसे लेवल्स पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस करना पड़ेगा 1530 रुपए का, स्टॉप लॉस बैठा है अभी 1560 आसपास चल रहा है। 1530 का स्टॉप लॉस से बाय करें, 1650 और 1700 इसको मैं समझ गया, 1530 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 1650 ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। ओके, तो 1530 पे स्टॉप लॉस सुमित की ओर से आता हुआ यस बैंक के लिए। फिलहाल आपको ये बता दें कि सुमित ने आज एक स्ट्रैटेजी आपको बताई है निफ्टी बैंक में, जो आप ले सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी के पहले, और वो स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं। सुमित कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक का फ्यूचर आप खरीद के चल सकते हैं। 21,678 इस वक्त के लेवल करीब यहां पे आपको दिखाई देंगे, और साथ ही 21,900 की कॉल आप बेचिए, जिस पर आपको तकरीबन 200 रुपए के आसपास की कमाई हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी आप लेकर चलेंगे। यहां पर अधिकतम मुनाफा 16,680 रुपए का मिलने की और अधिकतम घाटा 3,320 तक का सुमित देखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप लीजिए, निफ्टी फ्यूचर्स खरीदिए इस वक्त, और 21,900 की कॉल आप बेचिए जो इस वक्त 200 रुपए पे चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए पॉलिसी के पहले। सुमित से हम लेंगे इजाजत इसके साथ ही, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे 2 और एक्सपर्ट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार 9,261 के करीब निफ्टी और निफ्टी बैंक 21,670 की तरफ। सेंसेक्स में केवल 55 पॉइंट का इजाफा, लेकिन दोनों जो बड़े इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी वो 0.25% के आसपास ही चले हैं। पर मिड कैप स्मॉल कैप में दरअसल तेजी है और 3 लाख करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम हमने अब तक देख लिया है। इनफैक्ट करीबन 28,000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम सिर्फ कैश मार्केट में हमने अब तक होते हुए देखा है, जबकि अभी भी पौना घंटा बाकी है। तो 30,000 करोड़ के ऊपर जरूर फिर से निकलता हुआ ये आपको दिखाई देगा। लेकिन कल सबसे अहम इवेंट जिस पर सभी की नजर होगी वो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू हो चुकी है और कल दोपहर 2:30 बजे फाइनली इस पर फैसला आएगा। हमारे साथ एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्यकांति घोष जुड़ रहे हैं। डॉक्टर घोष, क्या उम्मीद है कि एक पॉज रहेगा, शायद एक नॉन इवेंट ही रहेगी ये पॉलिसी बाजार के लिए? देखिए, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कल तो पॉलिसी में पॉज होगा ही, क्योंकि और दूसरा बात यह है कि कल हम पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट देख सकते हैं लिक्विडिटी एनपीए के ऊपर, लेकिन चलते मुझे लगता है कि कल का जो पॉलिसी होगा ज्यादातर मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया। लिक्विडिटी के ऊपर जो अनाउंसमेंट की बात कही, किस तरह की घोषणा हो सकती है? लिक्विडिटी ज्यादा है, उसको कम करने के लिए क्या कोई तरीका आरबीआई अपनाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि लिक्विडिटी कम करने के लिए जो ट्रेडिशनल उपाय है, जो सीआरआर, ओएमओ, उसको आरबीआई नहीं करेंगे शायद, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट में बहुत डिस्ट्रप्टिव होता है और दे आर बेसिकली डिस्ट्रप्टिव फॉर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, तो उसमें ट्रांसमिशन इंपैक्टेड होता है। तो मुझे जो लगता है जो है उसमें आरबीआई हो सकता है एक स्टैंडर्डाइज डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करे,
तो जिससे बैंक पैसा रख सकते हैं विदाउट एनी कोलैटरल। तो उससे क्या होगा, जो सरप्लस फंड होगा उस पर बैंक्स के कोई इनकम मिलेंगे जब तक क्रेडिट ग्रोथ में पिकअप नहीं होता है। तो कुछ टाइप का कल ये अनाउंसमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आई थिंक इसको पार्लियामेंट से आरबीआई एक्ट में थोड़ा चेंज कराना है। तो मुझे पता नहीं है कि वो अभी तक इस सेशन में होगा कि नहीं होगा। ओके, ये बताएं सर, रुपया इतना स्ट्रांग है, एकदम 65 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो उससे कहीं कुछ आरबीआई को कंफर्ट आएगा रेट कट करने के लिए या नहीं करेंगे? वो इन्फ्लेशन ही देखेंगे? नहीं, ये तो एक्चुअली मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर रुपया अप्रिशिएट कर रहा है उसका मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। और दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मार्केट आई थिंक मार्केट में ऑलरेडी उसका रिएक्शन है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस का भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑयल प्राइसेस एक्चुअली विल ड्रिफ्ट डाउनवर्ड। तो अगर ऑयल प्राइसेस नीचे जाते हैं, जो काफी बड़ा पॉसिबिलिटी है, अगर आपको रूपी स्टेबल रहते हैं उसका मतलब आपको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन नीचे रहेंगे, उसका मतलब इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। जो ओनली थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउन साइड है फूड प्राइसेस के ऊपर, अगर मानसून नॉर्मल ना रहे उसके लिए फूड प्राइस ट्रैजेक्टरी में कुछ दिक्कत हो सकता है। लेकिन अभी तक मुझे इन्फ्लेशन में ज्यादा कुछ खतरा नहीं देख रहे। आई एम नॉट सीइंग एनी डाउन अपसाइड टू द इन्फ्लेशन फोरकास्ट एज ऑफ नाउ। ओके, आपने जो कहा कि स्पेशल डिपॉजिट फैसिलिटी जो शुरू की जानी है उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिला है, तो फिर इस पॉलिसी में तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा आगे। ये इंटेंट जरूर है, इसके बारे में बात हो सकती है कि ये करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है, वही मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके लिए लेकिन एक छोटा सा चीज भी आरबीआई को करना पड़ेगा। अगर आरबीआई कल का दिन एसडीएफ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आपको पता है कि ये बैंक्स कैन पार्क अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन द रिवर्स डिपो। तो अगर उसको आरबीआई डजंट चेंज इट, फॉर एग्जांपल उसमें अगर एक कैप नहीं लगाए तो सारे बैंक रिवर्स डिपो में पैसा डालेंगे, एसडीएफ का कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एसडीएफ इंट्रोड्यूस करने के पहले ये सारे चीज भी सोचना चाहिए कि हाउ टू मेक इट ऑपरेशनली मोर फ्लेक्सिबल, तो सो दैट कि सबको इससे एक बेनिफिट मिले, बैंक्स को भी मिले, फाइनेंशियल सिस्टम को भी मिले इन टर्म्स ऑफ अ लोअर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ओके, जैसे हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने अपना स्टैंड पिछली पॉलिसी में चेंज किया, डॉक्टर घोष, इसका क्या असर आप देख रहे हैं दरअसल इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड डेटा होता है एनपीए का, डिसबर्समेंट का आपके अपने बैंक के लिए, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से आपका अपना एक लीड इंडिकेटर भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो क्या आपको लगता है कि बिना आरबीआई की मदद के ग्रोथ आगे बढ़ेगा? क्योंकि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी आएगी, तो अगले एक साल का पूरा खाका आरबीआई की तरफ से खींचा जाएगा, महंगाई और ग्रोथ दोनों का। नो, आप तो ठीक ही बोला। अगर ग्रोथ का बारे में बोले, इसके लिए हमारा ये व्यू है कि अभी जो लिक्विडिटी सिचुएशन है, तो इट इज एंड गिवन द फैक्ट दैट कि सारे सिचुएशंस कंफर्टेबल है, रूपी कंफर्टेबल है, डेफिसिट कंफर्टेबल है, आपको अगर ग्रोथ का जीडीपी का नंबर्स अगर हम देखें तो उसमें भी कंफर्ट आया है, लास्ट क्वार्टर डेटा आया है। तो ये सारे मिला के मुझे लगता है कि अभी इज द राइट टाइम फॉर द आरबीआई टू कीप द लिक्विडिटी एट द करंट लेवल एंड टू सी कि अगर ग्रोथ को ज्यादा पुश दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ये बात तो सही है कि बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ होगा इस साल, जो 31 मार्च खत्म होगा, वो शायद लास्ट 63 ईयर्स में सबसे लो लेवल में जाएंगे, 4 से 4.5% के बीच रहेंगे। और इसको और अगर सारे दूसरा लीड इंडिकेटर्स को भी आप देखें तो कोई लीड इंडिकेटर्स में इतने ज्यादा उसान नहीं देखा रहा है। अगर आप कार सेल्स का भी देखें, मार्च में हमारा इंडेक्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है मार्च लेवल में, जो लेकिन वो फरवरी या जनवरी में जो डिक्लाइन हुआ था उस लेवल से थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ग्रोथ इम्पेटस में आने में टाइम होगा एंड आरबीआई इज द बेस्ट पोजीशन टू गिव सम पुश टू ग्रोथ अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। तो इसके लिए लिक्विडिटी करंट लेवल में बरकरार रखना काफी जरूरत है आरबीआई के लिए और सिस्टम के लिए भी, क्योंकि इसके क्या होगा, इसको बैंक को ट्रांसमिशन भी कंटिन्यू रहेंगे, उसके लिए कुछ विद टाइम लैग से 3-4 महीने के बाद इसमें आपको अच्छा खासा हम रिवर्स देख सकते हैं। ओके, तो आखिरी बात जो मैंने आपसे पूछी थी कि जीडीपी और सीपीआई दोनों के क्या फोरकास्ट आरबीआई देगा अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में?
नहीं, देखिए मुझे जो पहले जो फोरकास्ट है उससे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी बोला है कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट को इस फिस्कल में फर्स्ट हाफ में 4 से 4.5% रहेगा, सेकेंड हाफ में 4.5 से 5% रहेगा, और जीडीपी प्रोजेक्शन पे उन्होंने बोला कि आई थिंक अराउंड 7.2 to 7.3% रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो फोरकास्ट में ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि इन्फ्लेशन का जो नंबर्स आरबीआई का प्रोजेक्शंस पे आएंगे उसको फर्स्ट हाफ में हम फिर भी सरप्राइज देख सकता है। हो सके कि मैं आपको जून के जुलाई के बीच में एक बार और 2 बार इन्फ्लेशन का नंबर फिर 4% के नीचे जा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन में दोबारा बोल रहा हूं कि इन्फ्लेशन के लिए खर्चा ज्यादा नहीं है, ग्रोथ के लिए अभी हमको ज्यादा एम्फसाइज करना है अगले साल में। शुक्रिया डॉक्टर घोष आपका। तो ग्रोथ की चिंता आरबीआई को करनी चाहिए, और इसके लिए भले ही इस वक्त लिक्विडिटी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये डॉक्टर घोष का मानना है, ताकि आरबीआई कुछ भी ना करे लेकिन बैंक कम से कम हर महीने जो 5, 10, 15 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट कम से कम कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे तो 3 महीने 6 महीने में काफी रिलीफ इंडस्ट्री के लिए हो जाएगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सब जुड़े हैं, जो अंडर कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर और मार्केट एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। अविनाश, बाजार ने क्या कुछ फैक्टर इन किया है? जब आप देख रहे हैं इस वक्त 21,700 के करीब निफ्टी बैंक जा रहा है, तो पॉलिसी क्या आएगी, बाजार का क्या अंदाजा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक जैसे अभी घोष साहब ने कहा कि ग्रोथ के लिए अगर कोई अनाउंसमेंट आता है तो मेरे ख्याल से वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। हालांकि रेट कट इस बार आएगा ऐसा नहीं लग रहा है, बट आई मीन जिस प्रकार से उन्होंने प्रीवियस स्टांस न्यूट्रल स्टांस लिया है, मेरे ख्याल से जो मैक्रो इंडिकेटर्स है वो मेरे ख्याल से अभी रुपया की बात करें, क्रूड के प्राइसेस की बात करें तो ओवरऑल पिक्चर ठीक ठाक लग रहा है। तो अगर ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो दैट फैक्टर मार्केट्स पॉजिटिवली व्यू करेगा, और वो मेरे ख्याल से शायद सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी सी कमेंट्री डोविश हो, हॉकिश ना हो, और क्लियरली ये पॉइंट अगर होता है तो कल शायद और तेजी आपको बैंक निफ्टी और सारे बैंक शेयर्स में शायद देखने को मिले। ओके, तो बैंकिंग शेयरों में आज भी तेजी बनती नजर आ रही है, और 21,696 का मैंने प्रदीप उस दिन सुबह सुबह हाई देखा था बैंक निफ्टी में, जो कि अचानक से बन गया। हालांकि वीकली एक्सपायरी के वो दिखा नहीं कि प्राइस बनी है, लेकिन बनकर आया था। आज 21,699 का, यानी कि बैंक निफ्टी ने भी आज एक और नया लाइफ हाई बनाया 30 मार्च के बाद। और आज अगर इस लेवल पे भी हम क्लोज होते हैं तो ये क्लोजिंग का तो क्लोजिंग भी लाइफ टाइम है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड क्लोजिंग हो जाएगी। रिकॉर्ड क्लोजिंग दोनों में ही है। अगर निफ्टी भी आज पॉजिटिव क्लोज हो रहा है तो रिकॉर्ड क्लोजिंग है। निफ्टी का ये जो लेवल है 9,266, ये भी लाइफ हाई है। सेंसेक्स जरूर अभी 3,025 आना चाहिए, तब जाकर नया लाइफ हाई बनेगा। सेंसेक्स का भी एक बार देखा जाए आज कहां तक पहुंचा है, 30,007। अच्छा, 30,000 तो क्रॉस किया था आज, 30,007, 30,025 पर नया हाई बनेगा सेंसेक्स में। बिल्कुल, तो उसका इंतजार। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से बुलिश है, पूरी उम्मीद कि शायद आप ये होते हुए देखेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें बाजार में एक और दूसरे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, काफी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ एमटीएनएल के स्टॉक में लगातार तेजी बरकरार है, और अब अगर आप देखें तो हफ्ते भर का वॉल्यूम हो चुका है। ओके, नए हाइज भी इसने बनाए, लेकिन वहां पे टिका नहीं है, थोड़ा सा नीचे आया है एमटीएनएल का स्टॉक। अविनाश, क्या कोई व्यू देंगे आप इस पे? नहीं, यहाँ पे तो प्रदीप जो बातें हो रही थी वो ये थी कि शायद बीएसएनएल के साथ इनका मर्जर लाइंड अप है। मार्केट्स इसको डेफिनेटली क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेलीकॉम स्पेस में कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एसेट सेल है, जो इनके रियल एसेट्स है, वो भी अगर बिकवाने की बात होती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें कोई ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मुझे ख्याल से फंडामेंटली अभी भी ऐसा कोई ये केस नहीं बनता कि यहाँ पे कोई रीरेटिंग हो, बट ऑब्वियसली अगर इसका ये इवेंट मर्जर का कंप्लीट होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रीरेटिंग एमटीएनएल के स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकती है। ओके, लेकिन सामने आरकॉम देखिए आप, पिछले कुछ मिनटों में तेजी और बढ़ी है, 5% ऊपर अब आ चुका है, वॉल्यूम तकरीबन दुगने हो चुके हैं इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो औसत के मुकाबले में। सर्वेंद्र, एमटीएनएल और आरकॉम में से आप क्या चुनेंगे? देखिए, आई थिंक दोनों में अगर देखा जाए तो सेटअप्स में जिस तरह से डिलीवरीज जा रही हैं, आई थिंक छोटा शेयर है, बट एमटीएनएल आई थिंक क्लियरली बेटर शेप अप हो रहा है। आरकॉम के साथ प्रॉब्लम वही है कि आई थिंक क्लियरली इसने कुछ महीनों पहले जो लेवल्स तोड़े हैं, 45 का जो स्तर तोड़ा है, जब तक वो रिगेन नहीं करता है वहीं पे इसके लॉन्गर टर्म एवरेज भी आई थिंक अब 42 के तकरीबन आ गए हैं। तो आई थिंक 42-45 इसको रिगेन करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लॉन्गर टर्म सेटअप्स काफी वीक हैं, क्योंकि पिछले दोनों मेजर बॉटम्स उस रेंज में रहे हैं इसके 42 के आसपास, 45-46 के आसपास। तो
आई थिंक 42 टू 45 की रेंज इसको क्लियर करनी पड़ेगी। 42 बेस का लॉन्ग टर्म एवरेज है आरकॉम का, और 45-46 के आसपास इसके दो मेजर अर्लियर बॉटम्स रहे हैं। तो मैं एमटीएल के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक क्लियरली 30-32 के टारगेट्स, अगर थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखें, स्टॉक को लेके रखें अपने पास और ट्रेड करने का ध्यान न रखें, और करीब 15 दिन वर्किंग डे से लेके 1 महीने के लिए रखें, तो आई थिंक 32-33 जैसे लेवल्स ऊपर में एमटीएल के लिए पॉसिबल हैं, और 23 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, पावर फाइनेंस और अडानी पावर, ये दो स्टॉक पावर सेक्टर के जहां पे बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज हमने तेजी आते हुए देखी है। अडानी पावर में अगर आप देखें तो करीब 1.5 गुना वॉल्यूम हो चुके हैं। दोनों में नए 52 वीक हाई आज बनते हुए फिर से नजर आए हैं। सर्वेंद्र, ये दोनों चार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं, क्या चुनेंगे आप? आई थिंक अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ के साथ जाएं तो आई थिंक पीएफसी जो है ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक एक है जो कि प्रॉब्ली ये बाजार के लास्ट 1-2 फॉल में भी ज्यादा, एक बार जो पहली बार गिरा था 6800 वाले फॉल में, बाद में कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहा है, और अब उस पूरी कंसोलिडेशन रेंज को जो 140 के आसपास इसमें एक थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ था 1 महीने पहले करीब, और तकरीबन 1.5 महीने का एक्यूमुलेशन है, उसका आई थिंक क्लियरली ब्रेकआउट अब आज एक अच्छे मोमेंटम के साथ भी आ रहा है। आई थिंक डेली वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी अच्छे से पॉजिटिव टेरिटरी में हैं और काफी अच्छे से गेन कर रहे हैं। तो मैं पीएफसी के साथ जाना चाहूंगा, और ये मान के चलूंगा कि इमीडिएटली अगर ट्रेडिंग टारगेट्स आपको लेने हैं तो 160-162 की रेंज तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, पावर फाइनेंस पीएफसी पर आपको तेजी करनी चाहिए। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे तेज रफ्तार मिल सकती है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 ने सीआईआई के साथ मिलकर अनूठी पहल की है। आज शाम दिल्ली में 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव, जहां 20 से ज्यादा देशों के जाने माने बिजनेस लीडर और एक्सपर्ट एक मंच पर जुटेंगे, और साथ में होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर्स भी। तो आप भी आज शाम नेटवर्क 18 और सीआईआई की अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का हिस्सा बनिए। स्वागत है आपका एक बार फिर, और 3 बज चुके हैं। हर रोज की तरह 3 बजे हम आपको बताएंगे निफ्टी में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बार दुनिया भर के बाजारों के संकेत अगर हम देखें तो इस वक्त जिस तरह से हमारे मार्केट जबरदस्त तेजी में है और रिकॉर्ड क्लोजिंग की तैयारी में है, वो संकेत आपको दूसरी तरफ से दूसरे बाजारों में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप यूरोप का रुख देखें इस समय ओके, अब थोड़ी रिकवरी जरूर आपको फ्रांस और यूके में दिखाई दी है। जर्मनी अब भी लेकिन कमजोर बना हुआ है। और अमेरिका से क्या उम्मीद है? अमेरिका के बाजार पिछले 2-3 सेशन से बहुत ही साइडवेज हैं और आज भी देखिए कोई खास मूवमेंट का अंदाजा नहीं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की राय, निशांत जैन सबसे पहले ट्रेड से ब्रोकिंग के बाय कॉल दे रहे हैं। निफ्टी पे 9220 का स्टॉप, 9290 के टारगेट, 1 से 2 दिनों के लिए तेजी करके चलने की ये कॉल फिलहाल निशांत की ओर से आती हुई। मुदित गोयल एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निफ्टी पर बाय कॉल दे रहे हैं। 9230 का स्टॉप, 9320 के टारगेट, एक दिन में यानी कल तक ही आने की गुंजाइश इन्हें दिखाई देती है। सर्वेंद्र, आपकी कॉल? प्रदीप जी, बिल्कुल जो मंडे वाला ट्रेड है वही आगे कैरी करना चाहूंगा। टारगेट्स मोरलेस आगे हैं, जैसे कि 9218, 9300 के आसपास के टारगेट्स रखे थे, तो मैं थोड़ा सा आई थिंक टारगेट अपग्रेड करके ऐसा लगता है कि 9350 जैसा उतनी जगह भी बन गई है थोड़ी सी बाजार में। तो नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आई थिंक वही ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ट्रेल करेंगे और 9350 का टारगेट लेके चलेंगे, और स्टॉप लॉसेस को थोड़ा उठाएंगे ऊपर, तो 9194 पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 9350 का टारगेट नेक्स्ट 1 से 2 दिन में। ओके, ये कॉल फिलहाल आपके लिए। और हमारे साथ अब संदीप वागले भी जुड़ते हुए। वागले साहब, क्या है आपकी कॉल? आफ्टरनून प्रदीप, मेरा निफ्टी में बाय कॉल ही होगा, 9210 का स्टॉप लॉस होगा और 9360 का टारगेट होगा। ओके, तेजी की कॉल और यहां पर 9360 ये सबसे आगे निकलते हुए वागले साहब फिलहाल टारगेट के लिहाज से नजर आ रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत ही बुलिश कॉल फिलहाल निफ्टी पर लिया है। हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन भी जुड़ रहे हैं। आनंद, स्वागत है आपका। बड़ा इवेंट क्रेडिट पॉलिसी का है ऐसे तो आने वाले कल में, लेकिन देखिए बाजार को जरा भी कोई सस्पेंस जैसा नहीं दिख रहा, क्या पूरा कॉन्फिडेंस है?
कॉन्फिडेंस ये है कि कुछ खास नहीं होगा और इस वक्त ऑलरेडी जो बाजार में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आरबीआई के पॉलिसी रेट से नीचे हैं, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आरबीआई कट करे या ना करे। ऑफ कोर्स अगर कट करती है या ये संकेत देती है कि थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगा पॉलिसी, तो उससे बाजार को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन बाजार उसके लिए रुका नहीं है इस वक्त। ओके, तो फिलहाल हालांकि कट की तो कोई उम्मीद नहीं है और स्टेटस को ही रहेगा ऐसा लगता है। जितनी भी हमने अब तक बातचीत की है एक्सपर्ट्स के साथ, तो लोग यही मान के चल रहे हैं कि एक नॉन इवेंट पॉलिसी शायद ये होने जा रही है। ऐसे में ये जो तेजी का मूड फिलहाल बाजार का बना हुआ है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आज भी एक नई रिकॉर्ड क्लोजिंग शायद हमें देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। और 30,000 का लेवल सेंसेक्स एक बार फिर उसके काफी करीब पहुंच चुका है, जिस पर नजर है क्योंकि सेंसेक्स थोड़ा सा पीछे रह गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड बनाने में थोड़ा आगे निकल गए हैं। आज देखना होगा आखिरी मिनटों में वो सस्पेंस भी पूरा होता है या नहीं। लेकिन आनंद, क्या आप इन हाइस को देखते हुए ये मानते हैं कि बाजार एक ब्रेकआउट सिनेरियो में है, अभी भी खरीदारी का ही मौका है? देखिए, अभी तो फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव है, तो कोई भी अगर आप नियर टर्म के लिए मार्केट दिखेगा तो उसको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से देखना है तो काफी महंगा हो चुका है और इस वक्त थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अभी आज के दिन ट्रेडर ही हैं, तो ट्रेडिंग के हिसाब से जो है बाजार में पॉजिटिव ही रहना जरूरी है। ओके, तो ये फिलहाल कॉल आती हुई इस बीच बाजार की तेजी थोड़ी और बेहतर होती हुई और दिन के हाइस की तरफ सारे ही इंडेक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पे खास तौर पे नजर डालें जहां अच्छे वॉल्यूम के साथ आज हमने मूवमेंट्स आते हुए देखे हैं और काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर इनफैक्ट नए हाइस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस फेरिस्ट में टाइटन कंपनी सबसे ऊपर आपको फिलहाल दिखाई देगा। इस वक्त अगर आप देखें वॉल्यूम के लिहाज से, नया हाइस होने के भी लिहाज से करीब करीब हफ्ते भर का वॉल्यूम यहां पर आया है, जिस तरह से अपग्रेड देखने को मिले। क्या लगता है अविनाश आपको कि इस स्टॉक को दरअसल डीमोनेटाइजेशन की वजह से कोई झटका नहीं लगा, जैसे कि मैनेजमेंट ने अश्योर करने की कोशिश की है, और इस सेक्टर पर तमाम तरह की जो खबरें आती थी जिसकी वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफी दबाव में भी थे, दरअसल इनके लिए सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? मेरे ख्याल से आई थिंक डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इनको इतना सीवियरली इफेक्ट नहीं हुआ है। ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमने देखा और फोर्थ क्वार्टर में भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो इम्पैक्ट है वो अभी मोर और लेस वोन आउट हो चुका है, डिमांड वापस बढ़ रही है। तो शायद अच्छी बात है क्योंकि ब्रांडेड ज्वेलरी स्पेस में ये काफी सिग्निफिकेंट प्लेयर है और यहाँ पे पहले से कैश का कंपोनेंट हाई नहीं था। इनफैक्ट इनके लिए जो डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट हो गया था वो थोड़ा सा बेनिफिट ही हो गया। हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी काफी अच्छा रहेगा क्योंकि डिजिटाइजेशन का पेमेंट्स का मोड अभी ज्यादा प्रेवलेंट है, तो डेफिनेटली कैश का कंपोनेंट कम है, तो ये डेफिनेटली उनको थोड़ा सा और इंक्रीमेंटली डिमांड ऐड करेगा। हमको लग रहा है कि FY18 शुड बी मच बेटर देन FY17 प्रदीप, और क्लियरली अर्निंग्स रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स अभी काफी पॉजिटिव है। ओके, एक और स्टॉक जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं वो है कोल इंडिया। आज 1% कमजोर है और यहाँ पर भी दबाव दिखा है। जो हमने आज खबर की है अविनाश एक्सक्लूसिव की, इन्होंने अपने सारे जितने कॉल्स हैं उसके क्वालिटी को एक नॉच डाउनग्रेड किया है, 1 से 2 नॉच, और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इनके रेवेन्यू पर और प्रॉफिट पर। ये बताएं कोल इंडिया पर क्या व्यू रखते हैं आप? इन लेवल्स पर अगर किसी के पास है तो क्या बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से इमीडिएट ट्रिगर तो अनिल जी ऐसा कोई है नहीं कि जिससे स्टॉक में कोई बड़ा री रेटिंग आए। मुझे लग रहा है कि अगर सिर्फ लंबा निवेश की बात है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें, अदरवाइज नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपसाइड आएगा। और क्लियरली ये स्टॉक एक स्लो परफॉर्मर है। इनफैक्ट हालांकि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी है, कैश बैलेंस शीट पे काफी है, डिविडेंड भी काफी अच्छा इन्होंने अनाउंस किया था, ये सब ट्रिगर्स ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर कोई रखता है तो इसमें कोई बड़ी चलाई। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मेरे ख्याल से वैल्यू बन सकता है। ओके, तो फिलहाल ये कॉल बनती हुई और 29,990 991 के आसपास 30,000 के करीब जाके बार बार अटकता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है बाजार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंसेक्स के लिए ये लेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर एक बार निकल जाए और टिकता हुआ दिखाई दे तो शायद कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, लेकिन आंख मिचौली चल रही है फिलहाल इस लेवल के साथ, ये कह सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स आपको बताते हैं जहां पे नए हाईज हम होते हुए देख रहे हैं। फ्यूचर कंज्यूमर, यहां पर आप देखिए करीब 7% का उछाल है और दुगने वॉल्यूम औसत से ज्यादा होते हुए, और यहां पर नया हाई फाइनली बनता हुआ आज हमें फिर से नजर आ रहा है। ये स्टॉक करीब 32-33 के आसपास ट्रेड करता हुआ नए 52 वीक हाईज पे
इस स्टॉक पे सर्वेंद्र अगर आप एक बार की नजर डालें, क्या कॉल देते हैं? आई थिंक क्लियरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो है और जिस तरह से मिड कैप स्पेस में एक्शन चल रहा है, आई थिंक क्लियरली एक और 6-7% डेफिनेटली ट्रेडिंग मूव अपसाइड का इसमें हो सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो करें, मेरे रेगुलर कवरेज में नहीं है, बट अगर किसी को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। 2 से 3% का स्टॉप लॉस लगाएं और 6 से 7% का टारगेट ट्रेडिंग साइड में लेके चले। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। आरबीएल बैंक इस बीच देखिए करीब 5% का उछाल यहाँ पे बनता हुआ 2.5-3 दिन का वॉल्यूम एक साथ हो चुका है। ये स्टॉक लगातार तेजी के मूड में बना हुआ है। आनंद, क्या आप इस पे नजर रखते हैं? कोई कॉल देंगे? किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? आरबीएल बैंक की बात कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन सारे एनबीएफसी और बैंक्स को मार्केट 4 से 5 टाइम बुक वैल्यू देने को तैयार है और 3 साल आगे क्या ग्रोथ देखने को तैयार है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये मैनेजमेंट टीम अच्छी है, अभी भी छोटा बैंक है, ग्रो करने के लिए काफी संभावना है, पैसे रेज कर चुके हैं, कैपिटल एडिक्वेसी काफी है और रिटेल ओरिएंटेड बैंक है। तो इस वक्त ये सारे चेक बॉक्सेस टिक करता है जिससे निवेशक जो है इसमें पैसे डालें। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर। आप आज देखिए तमाम बैंक्स ये सब बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शंकरा आज की लिस्टिंग, अविनाश इस पर राय दीजिए। 630-35 है, अभी भी होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर ले? बड़ा मोटा मुनाफा बन रहा है, 250 रुपए। मुझे तो लग रहा है अनिल जी, एक्सपेक्टेशन 550 रुपए की थी और इस तरीके की प्राइसिंग इस बाजार में आई है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल करना चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी की अर्निंग्स FY17 के लिए काफी अच्छी थी। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आगे भी डेफिनेटली जिस तरीके का इनका रिटेल रीच है, जिसका रिटेल आउटलेट्स है, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन स्पेस में ये कंपनी आगे भी अच्छी करेगी। लेकिन जिस प्रकार का प्राइस आया है, हमको लग रहा है कि मार्केट्स ने शायद FY18 का भी थोड़ा बहुत अर्निंग्स का पोटेंशियल है वो प्राइस में डिस्काउंट कर चुका है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, इसमें शायद अच्छी पॉलिसी रहेगी क्योंकि आईपीओ के प्राइस से डेफिनेटली एक अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट बन रहा है। आनंद, लेकिन आज का जो स्टार सेक्टर है आप देखिए, रियल एस्टेट सुबह करीब 16-17% ऊपर है नए 52 वीक हाई पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% ऊपर है नए 52 वीक हाई पे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, अजमेरा रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, पूर्वांकरा, ये सारे स्टॉक हैं जो नए 52 वीक हाई पे आज चल रहे हैं। क्या कॉल बनती है आपकी इस सेक्टर पे और आपकी पसंद क्या है? देखिए, अगर फंडामेंटली देखें तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता जो चेंज हो गया जिसके कारण आज इस तरह की रैली नजर आए, या जो पिछले कुछ दिनों में भी जो आपने ग्रोथ देखी है रियल एस्टेट में, क्योंकि अभी भी ज्यादातर शहरों में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, स्पेशली रेजिडेंशियल एरिया में। तो अगर इस वक्त रियल एस्टेट में लेना ही है तो मेरे हिसाब से कमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोजर जिसका ज्यादा है और ब्रांड नेम जिसका अच्छा है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि जैसे ये नया बिल आएगा ऑब्वियसली जो स्ट्रांग बैलेंस शीट कंपनी है वही पैसा रेज कर पाएंगी और वो बेच पाएंगी। तो छोटी कंपनियों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो है जिस तरह की अभी उछाल चल रहा है उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास अभी फिलहाल कोई नहीं है। तो ये है तमाम रियल एस्टेट कंपनियों में आज बड़ा एक्शन, सारे के सारे तेज दौड़ लगाते हुए आपको नजर आएंगे इस वक्त, इसमें कोई डाउट नहीं। और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में भी आज अच्छी तेजी बनती दिख रही है। टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, TVZ, ये सारे शेयर काफी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। ये सेक्टर पसंद है आपको या फिर दूर रहेंगे? आनंद सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप फंडामेंटली जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ना तो अर्निंग्स ग्रोथ आने की कोई खास संभावना है ज्यादातर कंपनियों में, ना ही कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की कोई बहुत ज्यादा संकेत नजर आ रहे हैं। आप अगर पिछले साल पूरा साल देखें तो ज्यादातर ये हो रही है कि राहत आ गई कि हाँ, जो डिमोनेटाइजेशन के कारण जो डीग्रोथ हुआ था वो शायद उतना गंभीर नहीं है, उतना डीप नहीं है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ कोई खास मायने नहीं है, ज्यादा वो भी सिंगल डिजिट में ही रहेगी पूरे साल की। तो हमको अभी ये देखना है कि आगे जाके कहां से ग्रोथ आ सकती है। अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो एक क्षेत्र है जैसे फार्म इंश्योरेंस, वहां पर काफी अच्छी तगड़ी ग्रोथ आई है और उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट भी जो जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है कि फार्म इनकम कैसे बढ़ाएं, तो
तो मेरे हिसाब से अगर उस तरह का सेक्टर चढ़े तो फिर भी समझा जा सकता है। जनरल कंजम्पशन बढ़ने के लिए जॉब क्रिएशन होना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, दोनों जो कि नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त मैं यही मानूंगा कि सारे क्षेत्र जो चल रहे हैं वो ज्यादातर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं बाजार में, ये नहीं कि वहां पे अर्निंग्स का कोई खास चेंज हो चुका है। ओके, इन स्टॉक्स के बीच से अगर हमें चुनना हो टेक्निकली, सर्वेंद्र आप जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे पहले तो बताइए क्या चुनेंगे? आई थिंक क्लियरली टाइटन जिस तरह से गैप अप हुआ है आज और लिक्विड नाम है और ट्रेड भी इसमें आप आराम से कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक क्लियरली ये 470 के आसपास इसका बड़ा ब्रेकआउट है। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे नजरिया अगर थोड़ा लंबा रखें तो आई थिंक ये ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं। 470 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे तो मेरे को लगता है 30 से 40 पॉइंट और डेफिनेटली इसमें ऐड हो सकता है। तो 520 से 530 तक का टारगेट लेके चलें और आई थिंक लीडिंग नेम है तो मैं उसी को ट्रेड करना चाहूंगा। सेंसेक्स इस बीच ऐसा लग रहा है अनिल, जो हम कहते हैं कबड्डी में पाला छू के आना, वैसे 30,000 को छू के आया है लेकिन टिका नहीं ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन छू रहा है बार बार तो वही अच्छी बात है कि अगर आज इसी तरह से कश्मकश चलती रही, अभी भी 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट में 25 और 10-35 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा और जोर लगे तो आज ही 30,025 हो जाए तो लाइफ हाई आज बन जाए। और आज वैसे दिन ठीक है क्योंकि पिछली बार 4 मार्च 2015 को हुआ था, तो एग्जैक्टली 25 महीने हो गए और तब भी बुधवार था, आज भी बुधवार है, तो दिन ठीक है एक्चुअली। चलिए, सितारे तो आज का पंचांग नए हाइस के फेवर में दिख रहा है, उम्मीद करें कि ये होता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी तो नए रिकॉर्ड पे क्लोज होंगे, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 25 पॉइंट से सेंसेक्स पीछे रह भी जाए तो कुल मिलाकर बाजार का मूड काफी स्ट्रांग बना हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं जाते जाते लोगों ने क्या खरीदा है आज। इस वक्त आपको BTST बताने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ और स्टॉक्स आपको दिखाते हैं। नोएडा टोल ब्रिज देखिए अचानक एक उछाल आया है इसमें। मैग्मा फिनकॉर्प देखिए लगातार तेजी में था लेकिन थोड़ी सी खरीदारी और बढ़ी है। बालाजी टेली और TBZ ये एक या दो और स्टॉक्स हैं जहां पर हम खरीदारी और होते हुए देख रहे हैं फिलहाल। लेकिन 3:15 बज चुके हैं और रोज 3:15 पे हम आपको बताते हैं BTST या STBT। आज का बाजार देखते हुए BTST की ही उम्मीद है। विशाल मलकान malkansview.com के बाय कॉल दे रहे हैं OBC पे स्टॉप लॉस 141, टारगेट 156। M&M फाइनेंस यानी फाइनेंशियल सर्विसेज से ही दूसरा एक बैंक और एक NBFC बाय कॉल है M&M में, स्टॉप लॉस 317, टारगेट 338 के। ओके, और वही मनीष शर्मा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के कह रहे हैं कि जस्ट डायल खरीद कर जाए। आज सुबह से स्टॉक एक्शन में, इनफैक्ट सोमवार को भी था और आज भी 545 का रखें स्टॉप और 570 के लक्ष्य के लिए। वही मदरसन सुमी एक और स्टॉक है वायदा कारोबार में जहां आप कर सकते हैं खरीदारी 375 के स्टॉप लॉस के साथ 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। सर्वेंद्र श्रीवास्तव भी है हमारे साथ और लेते हैं उनके भी BTST कॉल या फिर STBT। बताएं सर्वेंद्र, कौन से चुने हैं आपने? नहीं, बिल्कुल आई थिंक जिस तरह से सारे इंडाइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आई थिंक क्लियरली BTST के साथ जाएंगे क्योंकि वही बास्केट है जिसमें से पिक करना चाहूंगा। दूसरी तरफ की भी बास्केट है बट पिकिंग उसी बास्केट से करेंगे। दोनों BTST हैं, दोनों लार्ज कैप हैं। आई थिंक क्लियरली अगर ये दोनों चल रहे हैं यहाँ से तो डेफिनेटली निफ्टी के ब्रेकआउट्स और थोड़े हो सकते हैं और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं उसमें। तो पहला है रिलायंस। आई थिंक क्लियरली जिस तरह से निकला है, अब मेरा मानना यह है कि 1430 1440 के स्तर कल के सेशन में पॉसिबली है कि ये छू सकता है। 1398.40 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं उसमें। और दूसरा ऑलमोस्ट वैसे ही सेटअप है जो कि है लार्सन में। आई थिंक क्लियरली इसमें भी अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है, तो 1730 1735 तक के टारगेट्स लार्सन में कल के सेशन में और 1677.40 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये कॉल है आपकी तरफ से। वागले साहब, आपके BTST? वागले साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके BTST कॉल्स कौन से हैं? हाँ प्रदीप, मैं DHFL के साथ, मेरे वैसे दोनों BTST है। DHFL के साथ जाऊंगा, स्टॉप लॉस 383, टारगेट 393 और अडानी पोर्ट्स स्टॉप लॉस 356, टारगेट 363। DHFL तो काफी मजबूती के साथ बंद हो रहा है आज, अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक इंटरेस्टिंग, रिलायंस कैपिटल जो मजबूत हुआ था 630 तक पहुंचा, फिर से अब 625 के आसपास। और कल कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है रिलायंस कैपिटल को लेकर,
इस स्टॉक के चार्ट्स क्या कह रहे हैं वागले साहब, बताएं जरा, क्या खरीदेंगे आप इसे 625 पर, रिलायंस कैपिटल? अनिल जी, एज अ बीटीएसटी तो नहीं खरीदूंगा, इतना स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा वेट करूंगा, शायद लोअर लेवल्स पे मिल जाए। लेकिन ओवरऑल एज अ पोजिशनल व्यू पैटर्न अभी भी अच्छा है। मुझे लगता है ये 600 का स्टॉप लॉस रख के एक 655 660 का टारगेट होगा इसमें। ओके, ये स्ट्रैटेजी फिलहाल आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन सर्वेंद्र, ये बताइए कि कल की पॉलिसी के पहले क्या आपको बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी दिखती है जो कल 2:30 बजे तक के लिए कोई पोजीशन ली जा सके? नहीं, काफी आई थिंक स्ट्रेटजी वाइज तो आई थिंक प्लेन वनीला ही करूंगा। थोड़ा सा इवेंट्स में यूजुअली कम एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं, बट अगर किसी को करना है तो आई थिंक क्लियरली जिस तरह से ब्रेकआउट है तो आउट ऑफ द मनी कॉल्स लेके जाएं और उस तरफ से ट्रेड करें। बाजार काफी ओवरबॉट है तो मेरे हिसाब से फ्यूचर्स करना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि पॉलिसी के आसपास 300-400 पॉइंट का मूवमेंट इजीली हो जाता है बैंक निफ्टी में बहुत ही आसानी से। तो आई थिंक अगर पार्टिसिपेट करना है और इस ब्रेकआउट को खेलना है तो आई थिंक 22,000 का कॉल मेरे ख्याल से 140-150 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक वो एक काफी सही स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर तेजी करनी है तो वो लेके जा सकते हैं, और अगर पॉलिसी अपने फेवर में नहीं आए या उसके बाद अगर रिएक्शन अपने फेवर में नहीं आए तो आई थिंक फिर भी 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का वहां पे गुंजाइश रहेगी। लिक्विड स्ट्राइक प्राइस है तो आराम से निकल भी पाएंगे। तो आई थिंक अगर लेते हैं 140-150 के आसपास तो एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और कल 2:30 बजे उसको एनालाइज करें, और अगर ट्रेड फेवर में है तो कैरी करें, अगर फेवर में नहीं है तो एग्जिट कर दें उसको। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने अहम लेवल की तरफ बढ़ तो चुका है, 21,700 के आसपास आज पहुंचा है, तो काफी अच्छे लेवल्स वहां पर भी साफ तौर पर नजर आए हैं। लेकिन इस बीच कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स, तमिलनाडु पेट्रो 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ, सेंट्रम कैपिटल 15%, सेलान एक्सप्लोरेशन 11% मजबूत है, फ्यूचर कंज्यूमर 10% मजबूत है। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि कल मिलेंगे नहीं, कल मिलेंगे, आज आखिरी दिन खरीदारी करने का कैश मार्केट के स्टॉक्स आप देखिए। लेकिन अगर आप ये देखिए कि जहां पे ज्यादा सीजन प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि मैं देख रहा था 9,400 का कॉल ऑप्शन, ये करीब 44 से घटते 40 के करीब आने लगा है अब। यानी दरअसल आखिरी मिनटों में आप देखिए जो 30,000 पे जो पाला छूकर सेंसेक्स अटका है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन जाहिर है कि वो आपको ऐसे ब्रॉड मार्केट में या स्टॉक में नहीं दिखाई देती। राइट, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर दिख रही है। एक और स्टॉक बड़ा तेजी से भाग रहा है, वो है बीएफ यूटिलिटीज। आज फिर से 4.5% मजबूत है बीएफ यूटिलिटीज। सर्वेंद्र, इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या करेंगे? ये स्टॉक तो ऐसा है कि अगर आप देखें तो लास्ट 13-14 से पड़ा हुआ है और 800 से 400 की रेंज रही है, हमेशा एक 150 पॉइंट की रेंज पकड़ के चलता है। थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्लोप है, तो मेरे हिसाब से अगर अभी जो लो इसने 400 के आसपास मारा है तो आई थिंक अनदर 80-100 पॉइंट्स ऊपर में जगह रह सकती है, और अभी अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस पे है। तो प्योरली ट्रेडिंग स्टॉक है, इसमें बाय एंड होल्ड जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि 4 साल में मुझे तो नहीं लगता कोई रिटर्न दिए। तो अगर किसी को ट्रेड करना है, आई थिंक ये ब्रेकआउट जो कि अभी एक्चुअली हो रहा है, आज बंद उसके ऊपर ही आ रहा है, तो आई थिंक 430 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि काफी हाई बीटा स्टॉक है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, और एक 70 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर में आपको 550 तक पहुंचा सकता है, वो उस पर ध्यान रखें। तो अगर 550 के टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं जरूर, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें अगर अटक गए तो काफी दिनों के लिए अटक सकते हैं। ओके, कुछ और स्टॉक्स देखिए, बीजीआर एनर्जी, अशोका बिल्डकॉन, डालमिया भारत, इसके अलावा आप देख सकते हैं टेक्स रेल एक और स्टॉक है। आखिरी मिनटों में जहां अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है, ऐसे कुछ एक स्टॉक्स इस फहरिस्त में आपको नजर आए हैं। आनंद, आपकी क्या कॉल है इस वक्त? कंस्ट्रक्शन इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक्स, कोई इंटरेस्टिंग आइडिया आपको दिखते हैं इनमें? देखिए, जो चलने वाले स्टॉक्स हैं काफी हैं। कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली रोड कंस्ट्रक्शन में इस साल जो है उम्मीद यही है कि पिछले साल से के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा ऑर्डर बुक रहेगी, और कंपनियां भी थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, तो उसमें मोरलेस जितनी भी कंपनियां जो रोड कंस्ट्रक्शन में हैं उनके पास ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है और ग्रोथ काफी अच्छी आनी चाहिए। खाली ये देखना है कि मार्जिन कितना दिखा पाते हैं।
बाकी कोई कंस्ट्रक्शन में एसेट प्लेस में आपको इंडिविजुअल स्टॉक देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर डेट लेडन कंपनीज हैं, तो उसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग जहां पे होती है उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे HCC है, उस तरह की कंपनियों में अगर पैसे वापस आते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है शेयर प्राइसेस में, लेकिन वो ज्यादा रिस्की है क्योंकि उसमें आपको इंडिविजुअल कंपनी का अंदरूनी जो बात चल रही है वो आपको पता चलना चाहिए। ओके, लेकिन सारे इंफ्रा स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, मेटल्स काफी मजबूत होते दिख रहे हैं। कोई मेटल स्टॉक आपको पसंद हो, टाटा स्टील या हिंडाल्को, जो आप कल के लिए खरीदना चाहेंगे? वागले साहब बताएं। अनिल जी, मैं JSW स्टील के साथ जाऊंगा। मैंने मॉर्निंग में भी इसका जिक्र किया था। मुझे लगता है ये क्लोजिंग काफी पॉजिटिव है और 197, 198 के ऊपर ट्रेड होता है तो ये कल 205, 208 का टारगेट कल एक ही दिन में दे सकता है। तो मैं JSW स्टील के साथ जाना चाहूंगा। इस बीच आप अगर बाजार को देखें तो काफी तेजी से आखिरी आधे घंटे के दौरान अब बाजार में मुनाफा वसूली होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप मिसाल के तौर पे भारतीय एयरटेल देखिए, ऑलमोस्ट 1% ये घटा है। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में ही अगर आप चार्ट देखें तो आधे % से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखाई देगी ऊपरी स्तरों से। टाटा मोटर्स, DVR भी कमजोर हुआ। HDFC बैंक, ACC, टाटा मोटर्स, काफी सारे ये स्टॉक हैं। और सेंसेक्स देखिए अब 19,950 के करीब आता हुआ। निफ्टी 9,260 के थोड़ा नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक आप देखिए 21,650 के नीचे 80 पॉइंट की बढ़त यहां पर बाकी रह गई है। तो एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल पर आखिरी आधे घंटे के दौरान देखने को मिली है, ये हम कह सकते हैं। और बहुत सारे हेवी वेट्स हैं क्रॉस सेक्टर्स जहां पर ये मुनाफा वसूली दिखाई दी है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है, आनी भी चाहिए, और वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है प्रदीप की बाजार रुक रुक कर चले, ऐसे तेजी से भागे नहीं, लेकिन फिर भी एक 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर की पॉजिटिव क्लोज काफी अच्छी कही जाएगी। 2,250 के ऊपर बाजार बंद होता दिख रहा है। मिड कैप शेयरों का एक्शन बरकरार है, 5% की तेजी वहां पर दिख रही है। बैंक निफ्टी देखिए 21,600 के ऊपर बंद होने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। वो भी तब जबकि HDFC जैसा दिग्गज 3% कमजोर हो, उसके बावजूद अगर बैंक निफ्टी 80 अंक ऊपर है तो ये वाकई में बड़ा अचीवमेंट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि HDFC अपने आप में बड़ा वजन रखने वाला है। शॉर्ट साइड पर HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर कमजोर है। ऐसे में सर्वेंद्र, आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक है? आप थोड़े सावधान भी ऐसा साउंड कर रहे हैं, थोड़ा बेचने के मूड में भी हैं, तो फिर बेचने के लिए IT से बढ़िया क्या मिलेगा? क्या बेचेंगे आप? नहीं, आई थिंक जिस तरह से बाजार बंद हो रहा है, डेफिनेटली जिन लेवल्स पे इंडिकेटर्स हैं, डेफिनेटली कॉशियस रहने में अकलमंदी है। बट अगर ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। सो ग्रेजुअली जो ट्रेडिंग स्टांस है वो अब यहां से शिफ्ट होगा, क्योंकि 92, 9250 के अगर क्लियर ब्रेकआउट्स हैं तो ग्रेजुअली आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स डेफिनेटली करना चाहेंगे, स्टॉप लॉसेस को टाइट रखेंगे। बट येस, आई थिंक अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो ये ऑल टाइम ओवरबॉट लेवल्स पे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के रेशियोज अगर आप देख लें या अगर आप बाकी भी इंडिकेटर्स देखें तो आई थिंक काफी स्ट्रेच्ड है। बट मेरा मानना यह है कि SIT में डेफिनेटली अगर पॉकेट देखें तो एक मेटल और एक IT स्पेस ऐसा है जहां पे आई थिंक मेटल्स में ऑलरेडी टारगेट आ चुके हैं और काफी ओवरबॉट है, तो वहां पे करेक्शंस डेफिनेटली पॉसिबल हैं। और मेटल का सारा पैक, चाहे वेदांता लें, हिंडाल्को लें, टाटा स्टील लें, लास्ट एक महीने में कहीं पे भी नहीं गया है और उन्हीं रेंजेस के आसपास है। तो ये क्लियरली है कि डेफिनेटली इस रेंज में कहीं कोई सेलिंग है। तो मेटल पैक है और एक IT पैक है डेफिनेटली। ये दो पैक्स ऐसे हैं जहां पे थोड़े प्रेशर्स हैं। और HCL टेक ने तो आज ही एक फ्रेश कंसोलिडेशन का मूव नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो अगर शॉर्ट करना है तो आई थिंक HCL टेक चूज करना चाहूंगा और उसमें एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 875 के ऊपर और नीचे में 790, 800 के स्तर के लिए ट्रेड करना चाहूंगा। ओके, ये स्ट्रैटेजी फिलहाल आपको इस सेक्टर में नजर आ रही है। इस बीच आइए देखते हैं जाते जाते और किन स्टॉक्स में जहां अच्छे वॉल्यूम के साथ मूवमेंट है, पोजीशंस बनी है और जहां पर कोई तेजी या मंदी देखने को मिली है। JP एसोसिएट, इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक काफी मजबूत होता हुआ 1430 के आसपास। बिल्ट देखिए, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज में भी जाते जाते अच्छी खरीदारी, फ्लैट सा था ये स्टॉक और अब दिन के हाईज की तरफ ये भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। HCC एक और स्टॉक है जहां पर मजबूती थोड़ी और बेहतर होती हुई। JP इंफ्रा पर भी आप नजर रख सकते हैं, दिन के हाईज के करीब JP इंफ्रा भी बंद हो रहा है। ये सारे अविनाश छोटे स्टॉक्स हैं और छोटे टिकट साइज की वजह से हम देखते हैं JP एसोसिएट, बिल्ट, JP इंफ्रा, HCC ये काफी पॉपुलर हैं छोटे निवेशकों में। क्या आपको कुछ अच्छा लगता है?
मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट्स में अगर कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है प्रदीप, तो ही इसमें तेजी बनेगी। आई थिंक मेरे ख्याल से कल आरबीआई की क्या स्टांस रहेगी वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं भी ग्रोथ को लेके या रेट कट को लेके अगर होता है तो इनके बैलेंस शीट्स पे अभी भी डेट काफी है, तो शायद इसलिए थोड़ा सा एक्शन इन छोटे शेयर्स में है। मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स कॉशियसली इन शेयर्स पे वॉच करेगा कि कल क्या आरबीआई की पॉलिसी में आता है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स है, इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अभी भी थोड़ी क्वेश्चन में है। ओके, तो ये थोड़े शॉर्ट टर्म वाला मामला है, लेकिन टेक्निकली वागले साहब 9250 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग कैसे देख रहे हैं आप? क्या इसे बढ़िया मानी जाए और फिर कल के लिए इस क्लोजिंग के क्या संकेत हैं? अनिल जी, मेरे लिए ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। 9200 का मैं लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देता हूँ। ये 9250-60 में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर करेक्टिव मूव आता है, जब तक हम 9200 के ऊपर रहेंगे, मुझे लगता है हम 9350, 9360 1 या 2 दिन में ही जाने चाहिए। ओके, 1.5 मिनट बाकी है बाजार बंद होने में, और आपको बताएं कि कौन कौन से स्टॉक हैं इंडेक्स के जो नए हाईज पर बंद हो रहे हैं। मारुति देखिए, रिलायंस देखिए, LNT देखिए, यस बैंक और SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे नए साल के नए हाईज पर बंद होते हुए तो निफ्टी भले ही 29,000 माफ कीजिएगा सेंसेक्स भले ही 29,966 पे बंद हो रहा हो, 30,000 के ऊपर नहीं निकला, वहां से छू के वापस आ गया, लेकिन हीरो स्टॉक्स हैं इंडेक्स में जो नए हाईज पे बंद हो रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा। निफ्टी भी कभी होगा 29,000? जरूर होगा। बिल्कुल, वो कहते हैं 24 घंटे में हर आदमी के साथ ऐसा होता है कि एक बार जो बोलो वो बात सच होती है। ये 29,000 की निफ्टी वाली बात आप इसके पहले निफ्टी में सेंसेक्स बनने में जितना टाइम लिया था उस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। इतना समय इस बार नहीं लगेगा। तो 6,000 पहली बार 2000 के साल में हुआ था, और उसके बाद निफ्टी 6,000 हो गया 2007 में, तो बहुत जल्दी हो गया था, 7 साल के अंदर ही हो गया था। बिल्कुल, तो 7 साल में तो खैर मुश्किल है कि इतना बढ़ जाए, लेकिन हाँ चलिए उस तरफ बढ़ रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो अच्छी तेजी बाजार में होती हुई दिख रही है, और फाइनली हम आखिरी 30 सेकंड्स में हैं और मजबूती के साथ बंद होने के संकेत बाजार के 45 अंक ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 9,250 के ऊपर बंद होने को तैयार। मिड कैप इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दे रहे हैं। वैसे तो ये क्लोजिंग निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सबकी लाइफ टाइम हाई पर ही है, और बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने आज इंट्राडे में लाइफ टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई 30,024 से थोड़ा ही दूर है, 30,007 का आज का हाई है, तो उम्मीद करें कल एक बार फिर प्रयास करेंगे वहां तक पहुंचने का, नया हाई बनाने का, क्योंकि सेंसेक्स को 2 साल का लंबा इंतजार हो गया हाई बनाने का, निफ्टी ने पहले बना लिया। और चलिए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने, लेकिन फाइनल भी प्रोविजनल है। 64 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 17 अंक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जो फाइनल फिगर आएगा थोड़ा ऊपर आना चाहिए, क्योंकि आखिरी मिनटों में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है, तो सिर्फ आखिरी 5 मिनट छोड़ दे तो 9,260 के आसपास शायद निफ्टी में आपको क्लोजिंग होती हुई नजर आए। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी बेहतरीन है 66 अंकों के इजाफे के साथ। तो खासतौर से आज और बेहतर बढ़त हो सकती थी, लेकिन कुछ आईटी शेयरों का दबाव और कुछ HDFC जैसे दिग्गज इन्होंने दबाव बनाया, अदरवाइज तो और भी बेहतरीन तेजी होती थी। बिल्कुल, लेकिन क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी। फिर भी कुल मिलाकर मार्केट में कुल वॉल्यूम 4 लाख करोड़ के काफी करीब पहुंचता हुआ, और कैश मार्केट में तकरीबन 35,000 करोड़ पे हम पहुंचे। तो आखिर के घंटे पौने घंटे के अंदर 5,000 करोड़ और कैश मार्केट में जुड़ा है। तो जाते जाते लोगों ने काफी अच्छी खरीदारी की है, ये संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आनंद, अगर आप यहां से आगे के लेवल्स देखते हैं इस अर्निंग सीजन के दौरान, क्या लगता है आपको कितने और रिकॉर्ड बन सकते हैं, कितनी और बुलिश मूव की आप उम्मीद करते हैं बिल्कुल फंडामेंटली? फंडामेंटली तो इस वक्त और ज्यादा करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है वो आपको कम से कम 3-4% तो कम से कम यहां से आगे लेके जाएगा ही बिफोर इट स्टार्ट्स टू फेड, और वो भी फेड होने का कोई कारण होना चाहिए। इस वक्त कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, तो कोई जब तक ग्लोबल का आउटलुक कोई चेंज नहीं होता या रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं आते, तब तक मोमेंटम शायद थोड़ा यहां से हल्का हो जाए, लेकिन रिवर्स होना इस वक्त एटलीस्ट नियर टर्म के लिए संभावना कम लग रही है। सर्वेंद्र, अगले टारगेट टेक्निकली क्या बनते हैं?
देखिए, आई थिंक निफ्टी पे क्लियरली अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आई थिंक 95-50 जैसे टारगेट्स हैं. ग्रेजुअली उस थॉट को बिल्ड करना पड़ेगा. बट मेरा हमेशा से मानना रहा है अगर 500-700 पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा कंजर्वेटिव रह के भी ट्रेड करें. बट क्लियरली आई थिंक जो ट्रांजिशन में है, आई थिंक अब मेजोरिटी लोग अब ट्रांजिशन में रहेंगे जिनका ध्यान हल्का सा नरम रहा है, जिनमें से मैं भी था. तो आई थिंक ये अब ट्रांजिशन फेज है. 92 to 9250 वो ट्रांजिशन फेज है जहां पे आप बोलते हैं कि यू आर इन द व्यू, इन एंड अराउंड द व्यू जो आप हैं इस समय आप उसमें हैं. बट ट्रांजिशन डेफिनेटली अब ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई सवाल ही नहीं है कि नेगेटिविटी को और कैरी करेंगे. 200-300 पॉइंट जिसके जैसे स्टॉप लॉस थे वो लेके अब नेक्स्ट साइड का भी ट्रेड लेना पड़ेगा और उसी फ्लो के साथ जाना भी चाहिए. वही सही है. तो मेरे हिसाब से आई थिंक 95-96 तो देखेंगे. सर्वेंद्र जी ये बताइए, आप खरीदारी कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे. सही है क्या ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जब वो व्यू बन जाएगा क्लियरली, अगर 700 पॉइंट ऊपर के दिखने लगे तो डेफिनेटली वो ट्रेड करना चाहेंगे. बट मैंने बोला ना, वी आर इन द मेरे केस में खासतौर से मैं भी उस ट्रांजिशन में हूं क्योंकि मेरा 92 रिवर्सल लेवल. वागले साहब तो निफ्टी का टारगेट 10,600 का लेकर आए हैं, वो तो बड़े बुलिश है. अनिल जी देखिए, अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म टारगेट देखेंगे तो मैंने तो नौकरी छोड़ के अपना काम ही जब चालू किया था 4600 निफ्टी था, तब से मैं 14,000 का टारगेट बोल रहा हूं. तब बहुत कम लोग वो टारगेट बोलते थे. तो पोजिशनल टारगेट तो मेरा भी 14,000 है. बट 14,000 का ट्रेड क्या यहां से है, अगर वो मालूम चल जाए तो फिर क्या बात है. फिर तो ऑल इन जिसको बोलते हैं पोकर में वैसा ट्रेड हो जाएगा. बट ऑल इन करने वाला ट्रेड मुझे अभी लग नहीं रहा है. मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली ऑल इन करूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. और पोजिशनल टारगेट्स मेरे भी नेक्स्ट 2 से 2.5 साल के 14,000 के आसपास है. तो अगर वो ऑल इन लग गया तो डेफिनेटली ऑल इन. बिल्कुल वो भी हासिल होंगे, जरूर होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब महानुभावों का आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. अविनाश जी, सर्वेंद्र जी, वागले साहब और दीपेंद्र सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC से आवाज के साथ जुड़ने के लिए. और इस बीच देख लेते हैं एक बार स्टॉक 2020 का रिजल्ट. हमारे दोनों कैप्टन्स की टीम्स आज कैसा प्रदर्शन करती हुई दिखी, उस पर एक नजर डालने की. स्टॉक 2020 में आज मैच खेला गया, उसका क्या रहा रिजल्ट. फोटो फिनिश है ये तो मामला. मतलब 8 बेसिस पॉइंट से जीते हैं हेमंत और 3.3% के आसपास की कमाई दोनों ही कैप्टन्स ने करके दी है आज के सेशन में. स्टार परफॉर्मर हेमंत के जयकोप, मोनेट स्पात, पुंज ऑयल और ताज जीवी के. वहीं नीरज ने भी अपनी टीम में कैश मार्केट के स्टॉक्स भी काफी चुने थे. हाँ, वही कमाल करते हुए दिखे. देखिए, लेकिन दोनों ही तरह के बल्लेबाज और गेंदबाज प्रदर्शन अच्छा करते हुए दिखे. TN पेट्रो 20% भाग आई है. KC इंटरनेशनल, इन्फी और यूनाइटेड स्पिरिट्स शॉर्ट करने की राय सही और सटीक. तो बाजार के लिए रहा एक और बेहतरीन रिकॉर्ड्स का दिन. सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सारे लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हुए क्लोजिंग बेसिस पर. आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही. एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट्स टॉप 20. नमस्कार.